नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और एक खास बात हो गई है कल और आज में। एक तो नया साल हो गया है, तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो नया साल है आपके सपनों को पूरा करने वाला हो। इसमें आपने जितने भी सपने अपने लिए सजोए हैं, अपने परिवार के लिए सजोए हैं, वो सारे के सारे आपके पूरे हों। और लेकिन याद रखना है, सपनों के लिए मेहनत हमेशा करनी होती है। तो सपने पूरे अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे सपने पूरे करे, तो हमें उसकी कीमत चुकानी होगी। और कीमत होती है मेहनत। कीमत होती है उन सब शौक और मजों को छोड़ देना जो बाकी के लोग ले रहे हैं, और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। अगर हम ये कीमत देने को तैयार हैं, तो फिर सफलता बहुत दूर नहीं है। अगर हम ये कीमत देने को तैयार नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 रुपए में सोना नहीं आता। मिट्टी आप बहुत सारी रख सकते हो लेके कहीं से, है ना? और अगर सोना चाहिए आपको, तो भाई फिर आपको उसकी कीमत ठीक ठाक देनी पड़ेगी। यानी जितनी महत्वपूर्ण कोई चीज है, उतनी ही उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। अगर हम ये बात नहीं समझ रहे, तो शायद हम किसी भूल में हैं, और वो भूल पता नहीं फिर हमारे फ्यूचर को कहाँ लेके जाएगी। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज और हो गई है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है, और जीएस लगभग सेम है दोनों की। तो वो बच्चे जिन्हें यूपी पुलिस की भी तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा काम ये हो जाएगा कि एक ही तैयारी में उनको दोनों तैयारी मिल जाएंगी। यानी एक ही चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन तैयारी दोनों चीजों की मिल जाएंगी। तो इससे बेहतर भी कुछ नहीं हो सकता। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत मेहनत करनी है। सारी फालतू की चीजें, सारा नेगेटिव चीज सब छोड़ देनी है। मैं कई बार देखता हूं आप में से कई के कमेंट, जो कमेंट मुझे दिखता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। पर कुछ कमेंट होते ही ऐसे हैं कि जो देखने से ही पता चलता है कि ये बच्चा टाइम पास करने आया है। और देखो, किसी एक टाइम पास करने वाले बच्चे की वजह से हम इतने सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो हम नहीं लगा सकते दांव पे। इसलिए फिर वो कमेंट मुझे इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है? अगर आपका मन है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, तो अच्छे से पढ़ना है। पढ़ाई ही आपके सारे के सारे डाउट्स को खत्म करती हुई चली जाएगी। तो तैयार हैं आप सब लोग? एक बार आपका थम्स अप चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। एक बार थम्स अप आपका। चलिए शुरू शुरू करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप पहले तो क्योंकि वो थे आप कंफ्यूज के जी आपने दिवाली नहीं पढ़ाई, क्योंकि आपने अभी हाल ही में दिवाली पढ़ी है। आपने दिवाली को हाल ही में पढ़ा है, तो आपने कहा कि जी दिवाली तो आपने पढ़ाई नहीं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये यूनेस्को दो तरह की चीजों को मान्यता देता है। एक तो जगह है, क्या है? एक तो कुछ खास जगह है बेटा, और एक है क्या? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यानी जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती। हमारे घर वाले हमें दो तरह की विरासत देते हैं। देखो, हमारे जो घर वाले हैं ना, हमारा परिवार हमें कितने तरह की विरासत देता है? दो तरह की। एक तो वो जमीन जिस पे हम हल चला के अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। एक वो घर जो हमारे लिए छत का काम करेगा, जो हमारे सिर पर। और एक वो गुण जो हमें पूरे जीवन काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। वो गुण होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो गुण नहीं है, तो फिर चीजें मुश्किलों में आ जाती है बेटा। तो कहना भाई इसमें ये तो बिल्कुल अपने पिता पे गया है। मतलब पिता पे गया है का मतलब पिता की विरासत है इसमें। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें विरासत में।
ओहो भाई, आज अभी आवाज आ रही है? देखिए अभी आ रही है बेटा आवाज। देखिए तो ध्यान रखना है, यहां से ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड। यहां से क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है, ये तो हमने देख लिया कि भाई वो विरासतें जो हमें पिछली पीढ़ियों ने दी, वो विरासतें जो हमने पिछली पीढ़ियों ने दी, जो हमें ध्यान रखना है, तो वो सारी की जो सारी विरासतें हैं उन्हीं को हम कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो निरंतर थोड़ी थोड़ी बेहतर होती रहती है, जिनका निरंतर विकास होता रहता है। ठीक है, चलिए फिर सवाल यहां से बनने शुरू होते हैं कि भारत की वर्तमान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी जो किसी जगह की तरह नहीं दिखती, जो हमारी संस्कृति में फलती फूलती रहती है, वो कितनी है बेटा? तो वो 16 है। और ध्यान रखना है, इसकी एक समिति है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति। किसकी है ये? यूनेस्को की। इसकी 20वीं बैठक कहां हुई है? तो नई दिल्ली में दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में, याद रखना है, दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो ये यहां से 2 सवाल बनेंगे, कितनी है, अभी कौन सी बैठक हुई है, ये महत्वपूर्ण है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है उसकी कौन सी समिति की कौन सी बैठक हुई है? 20वीं बैठक हुई है और नई दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई है? नई दिल्ली में, और दिसंबर में हुई है। कहां पे हुई है? नई दिल्ली में, दिसंबर में। अगला सवाल बनेगा, जैसे हमारी जो विश्व धरोहर स्थल पहली बार 1983 में शामिल हुए थे, कितने हुए थे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हुए थे मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो पहले विश्व धरोहर स्थल 1983 से शुरू हुए थे। जो विश्व धरोहर स्थल है ना, पहले बार 1983 से शुरू हुए थे बेटा, ये पहली बार 2008 में शामिल हुए हैं। तो वो पहली बार 4 थे, 1983 में शामिल किए गए थे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 हैं, और ये कौन कौन से हैं? तो देखो, पहले तो वैदिक जप की परंपरा, हमारे यहाँ जो हम वैदिक मंत्र वगैरह का जप करते हैं, जो वैदिक मंत्र वगैरह का हम जप करते हैं ना बेटा, वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो वैदिक मंत्र वगैरह का जो हम जप करते हैं वो हमें याद रखना है। दूसरा, रामलीला जो जगह जगह होती है, आपको पता है दशहरा पे खत्म होती है, रावण पर जब हम दहन कर देते हैं रावण का, उसके बाद तो मतलब रामायण का जो पारंपरिक प्रदर्शन होता है उसे रामलीला कहते हैं। जो परंपरा है हमारी, रामायण का प्रदर्शन हम किसके रूप में करते हैं? रामलीला के तौर पे। तो ये भी बेटा, और एक संस्कृत का थिएटर भी है, संस्कृत का थिएटर है कुटियाट्टम। तो 2008 में पहली बार 3 चीजें शामिल हुई थी। सवाल उसी तरह से बन जाएगा, कैसे बनेगा कि इनमें से कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2008 में शामिल नहीं हुआ था? नंबर 1 वैदिक जप की परंपरा, नंबर 2 रामलीला, नंबर 3 कुटियाट्टम, नंबर 4 दीपावली। अब दीपावली जैसे ही आएगा आप कह दोगे हाँ जी दीपावली नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो 2025 में शामिल हुआ। चौथे नंबर पे दीपावली की जगह और क्या आ सकता है बेटा? चौथे नंबर पे दीपावली की जगह क्या आ सकता है? गरबा भी आ सकता है। गरबा, गुजरात का जो डांस है गरबा, वो भी इसमें शामिल है 16 में, पर वो भी 2025 में शामिल नहीं हुआ, 2023 में शामिल हुआ था। चौथे नंबर पे दुर्गा पूजा भी आ सकती है, वो भी इसमें शामिल है, इन 16 में वो भी शामिल है। यानी वो भी हमारी विरासत है, वो भी ऐसी चीज है जिसपे हमें गर्व है। तो याद रखना है, लेकिन वो 2021 में शामिल हुई थी, 2021 में। तो हमें याद रखना है कि कौन सा किस साल, इससे यही सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वैदिक जप की परंपरा 2008 में, रामलीला जो कि रामायण का हम पारंपरिक प्रदर्शन करते हैं
तो बेटा वो भी याद रखना है। रामलीला भी 2008 में। और एक संस्कृत का थिएटर है, यानी संस्कृत भाषा का, जिसमें थिएटर तो होता है यानी कि, लेकिन वो किस में होता है? संस्कृत भाषा में। तो कुटियाट्टम को भी 2008 में शामिल किया गया। तो पहली बार 2008 में हमारी 3 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हुई थी, पहली बार। जैसे हमने वहां पे 4 याद किया था विश्व धरोहर स्थल के मामले में, 4 और 1983 याद किया था। ठीक है, तो इस टाइप के है ये। रामायण हो रही है, कुटियाट्टम है ना, इस टाइप से। और वैदिक जप की परंपरा तो जहां सारे लोग बैठेंगे और शुरू कर दिया, मान लो हमने अपना वही शुरू कर दिया, जो हमारा कौन सा मंत्र होता है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व है, वही शुरू कर दिया। तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए बेटा क्या है? आपको ध्यान रखना है। अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की 2009 वाली, यानी चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे बेटा रम्माण है, रम्माण। और ये रम्माण कहां का है? तो बेटा एक गढ़वाल का है। गढ़वाल यानी कि गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में ये एक क्या है? धार्मिक त्योहार है। जैसे वैदिक मंत्रों का जप 1, रामायण दूसरा नंबर है, कुटियाट्टम तीसरा नंबर है, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, वैसे ही चौथे नंबर पे है रम्माण। और रम्माण भी इसमें शामिल हुआ है और 2009 में हुआ है। कब शामिल हुआ है? 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। तो याद रखना है 2009 में हुआ है। और सवाल दूसरा पूछा जाएगा, ये कौन से क्षेत्र में चलता है? तो बेटा ये गढ़वाल हिमालय में चलता है, इसमें गढ़वाल हिमालय में। फिर मुदियट्टू है, एक केरल का है, ये मुदियट्टू है केरल का। तो याद रखना है 5 कौन कौन से हो गए? हमें ये भी पता होनी चाहिए 16 हैं कौन से, क्योंकि सवाल ये भी बनेगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। और 3 इन 16 में से दे देगा और बाकी के 1 दे देगा कहीं और से। 16 में से 3। तो अगर हमें पता ही नहीं है कौन कौन सी चीज शामिल है तो फिर हम गलत ही बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मुडियट्टू जो केरल का नृत्य नाटक है, यानी थिएटर भी होता है वहां पे। थिएटर जैसे फिल्म चलती है ना, वैसे ही थिएटर में लाइव आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे आपके यहाँ भी होते होंगे नाटक। थिएटर मतलब सीधे सीधे नाटक होता है, वो फिल्म की तरह नहीं है। वहां पर सीधे कलाकार सामने जो है थिएटर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो केरल का नृत्य नाटक है मुदियट्टू। ये भी पूछा जाता है कि मुदियट्टू का संबंध कहां से है? केरल से है बेटा। जैसे रम्माण का संबंध गढ़वाल हिमालय से है। और ये 2010 में शामिल हुआ है। 10 में 3 चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कालबेलिया का साल बहुत पूछा जाता है बेटा। कालबेलिया जो स्नेक चार्मर डांस के तौर पे भी हम जानते हैं, जिसे स्नेक चार्मर डांस यानी सपेरों का नृत्य, हम इसे किसके तौर पे जानते हैं? स्नेक चार्मर डांस बेटा याद रखना है। तो ये 2010 में शामिल हुआ था, 2010 में। और 2010 में एक चीज और आएगी बेटा, उसका नाम है क्या है? बताओ। छऊ। क्या है? छऊ। 2010 में ही क्या है? छऊ। साल पूछी जाती है, छऊ कब शामिल हुआ 2010 में? छऊ 2010 में शामिल हुआ है। अब आपसे दूसरा क्या पूछा जाएगा? कालबेलिया कब शामिल हुआ है? वो भी 2010 में हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा मुदियट्टू कब शामिल हुआ है? तो वो भी 2010 में ही शामिल हुआ है। आपसे पूछा जाएगा रम्माण कब शामिल हुआ है? 2009 में शामिल हुआ है। तो अब तक हमने देखा कि 2008 में 3 थे। क्या आपको याद है कौन कौन से 3 हैं? तो 2008 में बेटा वैदिक मंत्रों का उच्चार हो रहा है, उच्चारण। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है? रामायण हो रही है, रामायण। और ध्यान रखना है एक और जो है वो क्या है? क्या कुटियाट्टम है? क्या कुटियाट्टम है बेटा? तो कुटियाट्टम है। ये 2008 की बातें हैं। फिर 9 की बात है, केवल एक है रम्माण। 10 में 3 है, मुदियट्टू है, कालबेलिया है और छऊ है। और फिर 2012 में लद्दाख। 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप। जैसे वहां वैदिक मंत्रों का जप था, वैसे ही लद्दाख में जो बौद्ध लोग जप करते हैं बेटा याद रखना है
वो शामिल हुआ 2012 में। कब शामिल हुआ है? 2012 में। तो ये एक है केवल रम्माण, है ना, और 2010 में 3 है, कालबेलिया, छऊ और मुदियट्टू। कालबेलिया, छऊ और मुदियट्टू। ठीक है, चलिए 2013 में संकीर्तन। आपको पता होगा संकीर्तन किसका हिस्सा है? तो मणिपुरी नृत्य का हिस्सा है। ये जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का हिस्सा है ये संकीर्तन, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, उसकी 3 शैलियां होती हैं, उनमें से एक है ये संकीर्तन। तो ध्यान रखना है बेटा, संकीर्तन को 2013 में शामिल हुआ है, किया गया है। कब किया गया है? 2013 में। तो 2012 में है लद्दाख का बौद्ध जप, और बेटा याद रखना है 2013 में संकीर्तन है। क्या है? संकीर्तन है। सीधे पूछा जाएगा संकीर्तन का संबंध किस राज्य से है? संकीर्तन का संबंध किस राज्य से है? जब सीधा पूछा जाए तो आप बताओगे मणिपुर से है। बौद्ध जप कहां का है जिसे 2012 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो बेटा ये लद्दाख का है। और 2010 का छऊ। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस भी चीज में कभी कोई बदलाव होता है तब उससे सवाल बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है, और इसमें लेटेस्ट बदलाव हुआ है। इसमें क्या हुआ है? लेटेस्ट बदलाव हुआ है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है छऊ डांस 2010 में, 2010 में ही कालबेलिया भी, 2010 में ही मुदियट्टू भी, 12 में लद्दाख का बौद्ध जप, और संकीर्तन बेटा 2013 में। तो हमने अब तक कितने पढ़ लिए? 9 पढ़ लिए। अभी हमारे 7 और रहेंगे। पर छऊ के बारे में 2-3 चीजें और पूछ लेता है। ये युद्ध कला डांस है, यानी इसमें केवल डांस नहीं है, इसके थ्रू युद्ध कला भी दिखाई जाती है। यानी ये नृत्य का और युद्ध कला दोनों का क्या है बेटा? दोनों का जोड़ है ये। ठीक है, चलिए 3 जगह चलता है छऊ। उड़ीसा में चलता है अलग नाम से, झारखंड में बेटा अलग नाम से, और वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में ये अलग नाम से चलता है। तो 3 जगह चलता है। अब वहां तीनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो बंगाल वाला है तो पुरुलिया छऊ। भैया अगर बंगला लेंगे तो पूरा लेंगे ना, बंगला पूरा लिया। अगर हम बंगला लेंगे, बंगला तो बेटा पूरा लिया। कैसे लिया है? बंगला तो बेटा पूरा लिया है। ठीक है, सरायकेला की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है भाई, जहां सराय में केला लग रहे होंगे वहां तो झाड़ियां दिखाई देंगी बहुत सारी। सरायकेला छऊ झारखंड में है। और भैया मयूर उड़ जाता है। कौन है उड़ने वाली चीज? मयूर तो भैया उड़ जाता है, मयूर उड़ जाता है। और थोड़ी ना तो देखो सरायकेला उड़े ना पुरुलिया उड़े, बस मयूर उड़ जाता है बेटा। मयूर ध्यान रखना है उड़ जाता है। ठीक है, मयूर उड़ जाता है। मयूर क्या है? उड़ जाता है। मयूरभंज छऊ के अलावा बाकी के 2 में नर्तक मुखौटा पहनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौन से छऊ में जो डांसर्स हैं वो मुखौटा यानी मास्क पहनते हैं। तो मयूरभंज के अलावा इसमें भी मुखौटा का प्रयोग होता है, इसमें भी मुखौटा का प्रयोग होता है। इन दोनों में मुखौटा का प्रयोग हो गया है बेटा। इन दोनों में क्या होता है? मुखौटा का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलें, आगे चल देते हैं। अब देखो भैया पंजाब में क्या है? एक पीतल बनाने की, बर्तन बनाने की है परंपरा। बर्तन, थोक पीट के बर्तन बनाए जाते हैं, और बड़े बड़े बर्तन जो आपको देखने को मिलते हैं ना, बड़े बड़े भी, जैसे गुरुद्वारों में मिलते हैं, जहां बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है बेटा? बड़े पैमाने पर चीजें बनाई जाती हैं। तो याद रखना है कि भाई जंडियाला गुरु के ठटेरे जो पंजाब में है, तो बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे से जो बर्तन बनते हैं, वो जो तरीका है, वो जो कला है बेटा, वो भी क्या है? हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 2014 में शामिल किया गया। अब सीधे पूछा जाएगा भैया कहाँ की है ये? पहला सवाल तो यही पूछ लेगा, ये जो जंडियाला गुरु के ठटेरे कहाँ के हैं? तो पंजाब के, और 2014 में शामिल हुआ। योगा की बात करेंगे हम बेटा, योगा तो याद रखना है योगा
2016 में इसको शामिल किया गया है, और नवरोज फेस्टिवल को भी, ठीक है, नवरोज फेस्टिवल को भी 2016 में, नवरोज को भी 2016 में। 2013 में हमने क्या देखा था बेटा? 2013 में हमने देखा था एक शामिल हुआ है। 2014 में कितने शामिल होंगे? 2014 में जंडियाला गुरु के ठटेरे। 2016 में कौन कौन शामिल हुआ है? तो बेटा क्या नवरोज हुआ है? हाँ जी, नवरोज हुआ है। इसके अलावा योग भी हुआ है। और भी कोई है क्या 16 में? बताओ, और भी कोई 16 में है? चलिए बताएंगे, पहले आप देखो। नवरोज से एक सवाल ये भी बनता है, एक किसका नववर्ष है? तो पारसियों का नववर्ष। सीधे सवाल आता है कि नवरोज का संबंध कौन से समुदाय से है? तो बेटा पारसी समुदाय से है। पर्यावरण के प्रति जो पारसी लोग हैं उनके सम्मान को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को बेटा प्रदर्शित करता है। और याद रखना है, कटोरे में गोल्डफिश रखने की परंपरा कौन से त्योहार में है? तो भैया नवरोज में है। कटोरे में गोल्डफिश रखने की परंपरा कौन से उत्सव के दौरान? तो नवरोज के दौरान। किन लोगों का है? पारसी लोगों का है। क्या नववर्ष है? नववर्ष है। क्या पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को दिखाता है? हाँ जी दिखाता है। क्या करता है? दिखाता है। 2017 में कुंभ मेला बेटा, ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है। देखो योग और नवरोज भी महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट थे। योग कब शामिल हुआ? नवरोज कब शामिल हुआ? दोनों 2016 में शामिल हुए हैं, 2016 में बेटा। फिर कुंभ मेले की साल पूछेगा 2017 में। कुंभ मेले की साल बेटा 2017 में। कलकत्ता में दुर्गा पूजा बेटा ध्यान रखना है 2021 में। कुंभ मेला जो है उसकी साल 2017 में, ठीक है। कलकत्ता में दुर्गा पूजा बेटा याद रखना है 2021 में। कुंभ मेले की साल 2017 में, कलकत्ता में दुर्गा पूजा बेटा 2021 में। और गुजरात का गरबा डांस, गुजरात का गरबा डांस याद रखना है। गुजरात का गरबा डांस ये 2023 में, और अब लेटेस्ट 2025 में दीपावली, क्योंकि इस बार 20वीं बैठक हुई थी, इसकी 20वीं बैठक हुई थी बेटा, ठीक है। किसकी? जो एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के लिए समिति बनी हुई है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के लिए ध्यान रखना है, जो एक समिति बनी हुई है उसकी 20वीं बैठक हुई थी। तो कुंभ मेला 2017 में, कलकत्ता की दुर्गा पूजा 21 में, गरबा 23 में। छऊ कब था? छऊ महत्वपूर्ण है 2010 में, ठीक है बेटा। छऊ डांस 2010 में, और कालबेलिया भी 2010 में। छऊ और कालबेलिया, छऊ 3 जगह चलता है और कालबेलिया चलता है बेटा राजस्थान में। और ये दोनों ही 2010 में शामिल किए गए थे। लद्दाख का बौद्ध जप कब किया गया था? बताओ। लद्दाख का बौद्ध जप बेटा कब किया गया था? लद्दाख का बौद्ध जप बेटा 2012 में। कब? 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप, ठीक है। चलिए नवरोज मैंने बता दिया है 2016 में, ठीक है। चलिए रम्माण कब है बेटा? 2009 में। रम्माण कब? 2009 में। रम्माण है 2009 में। पहली जो साल थी कौन सी? पहली साल थी बेटा कब? 2008। तो 2008 में कौन कौन सा था बताओ? 2008 में क्या वैदिक जप की परंपरा थी? वैदिक जप की परंपरा। रामायण भी 2010 में था बेटा, रामायण, ठीक है। और क्या कुटियाट्टम भी बेटा? कुटियाट्टम भी, क्या कुटियाट्टम भी था? संस्कृत थिएटर, संस्कृत थिएटर। तो क्या ये सारे के सारे 2008 में हैं? सारे के सारे 2008 में है, ठीक है। और इनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। कुंभ के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि 4 स्थानों पे लगता है, जिनमें पहला स्थान प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है। पहले ये दोनों ही यूपी में हुआ करते थे, तो याद रखना है। अब ये कहाँ हो गए हैं? तो अब ये 2 अलग अलग स्टेट में हो गए हैं। प्रयागराज जहां यूपी में है बेटा, हरिद्वार वहीं पे कहाँ है? यूके उत्तराखंड में है, ठीक है। नासिक कहाँ पे है बेटा? क्या महाराष्ट्र में है?
और उज्जैन जो है क्या वो एमपी में है? उज्जैन एमपी में है। इन चारों जगह पर लगता है। और नासिक और उज्जैन में इस मेले को, कुंभ मेले को सिंहस्थ बोलते हैं। नासिक में भी सिंहस्थ और उज्जैन में भी सिंहस्थ का नाम इन्हें दिया जाता है बेटा। तो सिंहस्थ भी क्या है? कुंभ मेले का ही रूप है। ठीक है, चलिए। प्रयागराज और हरिद्वार में हर साल में कुंभ आयोजित किया जाता है जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं। हर 6 साल में, सॉरी, हर 6 साल में। कहां पे? प्रयागराज और हरिद्वार में जो 6 साल में होता है ना कुंभ, तो उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है बेटा। कहा जाता है? अर्ध कुंभ कहा जाता है। वैसे तो बारी बारी से होता है ना, तो इसलिए कितने में, 12 साल में नंबर आना चाहिए, पर यहाँ 6 साल में भी होता है जिसे अर्ध कुंभ का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्ध कुंभ का नाम जिसे दिया जाता है। चलिए, 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दीपावली है। 10 दिसंबर 2025 को कहां पे हुआ सत्र? भैया नई दिल्ली में हुआ। कौन सा सत्र है? 20वां सत्र है। और समिति का नाम क्या है? तो समिति का नाम है, देखो, अमूर्त। इसका समिति का नाम क्या है? देखो, ये भी पूछ सकता है आपसे, पूरा जो नाम है। तो समिति का नाम, तो ध्यान रखना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अंतर सरकारी समिति, अंतर सरकारी समिति। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसको बोलते हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, आप घर भी भरोगे, एक बार मैं भी चेंज भरवा देता हूं। देखो, क्या वैदिक जप की परंपरा 2008 में जोड़ी गई? क्या बेटा रामलीला भी 2008 में जोड़ी गई है? क्या कुटियाट्टम जो संस्कृत थिएटर है वो भी 2008 में? क्या रम्माण 2009 में जोड़ा गया है बेटा? रम्माण 2009 में। ठीक है, क्या मुदियट्टू जो है वो मुदियट्टू कालबेलिया और छऊ के साथ 2010 में जोड़ा गया? मुदियट्टू कालबेलिया और छऊ के साथ बेटा 2010 में जोड़ा गया है। जो लद्दाख का बौद्ध जप है, ध्यान रखना है, लद्दाख का बौद्ध जप याद रखना है, वो कब? 2012 में जोड़ा गया है, 2012 में। जो संकीर्तन है वो 13 में जोड़ा गया। जंडियाला गुरु के ठटेरे बेटा 2014 में, योग 16 में, नवरोज 16 में, 17 में कुंभ आ जाएगा। 17 में क्या आ जाएगा बेटा? कुंभ आ जाएगा, याद रखना है। ठीक है, 19 में जो कलकत्ता में, ध्यान रखना है बेटा, तो सॉरी 17 में हो गया, 21 में कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा होती है, 19 में नहीं, उसमें 21 में कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा होती है वो 21 में, गरबा जो होता है बेटा गुजरात का वो 23 में, और दीपावली 25 में। तो ध्यान रखना है, 17 के बाद सीधा 21 में आएंगे। दुर्गा पूजा को कब जोड़ा गया और ये कहाँ है? मेनली कलकत्ता वाली जो है, ठीक है, कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा होती है खास तौर पे। ठीक है, और गुजरात का जो गरबा डांस है वो बेटा 2023 में, और दीपावली को 2025 में जोड़ा गया है, 2025 में जोड़ा गया है। ठीक है, क्विज है ये। टॉपिक अब खत्म, दो ये टॉपिक अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसलिए फिर साथ में पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है साथ में? क्योंकि मैं समझ गया कि कोई बच्चा इस 44 बता रहा है, कोई 44 में ही दीपावली को भी काउंट कर रहा है, सब चीजें। देखो, आप बार बार पूछते हो सिलेबस जनवरी लास्ट तक। मैं आप में से 90% लोगों का कहना है भैया आराम आराम से पढ़ाओ, जितना हमारी समझ में भी आता रहे, जितने को हम याद भी करते रहे। ठीक है, जनवरी लास्ट तक। क्या है? जनवरी लास्ट तक। ठीक है, 10 जनवरी से पहले, 10 जनवरी से पहले 2 स्पेशल टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 6-7 स्पेशल टॉपिक भी पढ़ाने हैं। ठीक है, 2 स्पेशल टॉपिक, ये थोड़े मुश्किल पड़ेंगे आपको याद करने में, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं पढ़ा आपने पहले कभी भी। ठीक है, 10 से 20, ठीक है, 3 स्पेशल टॉपिक,
और 20 से 30 या 31 जब तक भी मानो आप, ठीक है, 20 से 31 पूरे स्पेशल टॉपिक जितने भी हैं, वैसे ये 3-4 ही और बचेंगे, ठीक है ना, तो 3 या 2 बचे हुए स्पेशल टॉपिक कह सकते हैं, ये हो जाएंगे आपके। तो ये मत घबराओ, होंगे सारे ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, होंगे सारे ही, हो सकता है थोड़े बहुत आगे पीछे हो, ठीक है। नहीं बेटा, करंट अफेयर मैं नहीं करवाऊंगा, करंट अफेयर आपके आदर्श सर की क्लास शुरू हो जाएगी होमगार्ड के लिए बहुत जल्दी ही, तो करंट अफेयर वही करवाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर मैं नहीं करवाऊंगा। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। और उसके बाद भाई मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं कि आप लोग ना, जैसे मैंने कहा है कि इस क्लास के लिए 1 घंटा रखो आप, इसी क्लास में केवल अलग भी ना पढ़ो, तो इस 1 घंटे में जो मिनट बचती हैं, क्या ईमानदारी से वो आपको इसी सब्जेक्ट को नहीं देनी चाहिए? क्या ईमानदारी से उसमें आपको इसी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करना चाहिए? तो केवल 1 घंटे का टाइम तो इसे दिया ही करो। आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा यूट्यूब पे, 2 ही टीचर लेंगे उसे, वो आपको इन सारी चीजों की पूरी की प्रैक्टिस भी करवाएगा साथ में, तो सारी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन कम से कम जैसे ही जिस दिन मान लो 40 मिनट की क्लास है, क्योंकि आज जैसे छोटा ही टॉपिक है, खत्म अब ये टॉपिक, तो अब 25 मिनट यही पढ़ना है, 25 मिनट यही पढ़ना है बेटा, ठीक है। छऊ कहाँ का नृत्य, एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा छऊ मैंने बताया अच्छे से कहाँ का नृत्य है, आप क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि छऊ कहाँ का डांस, ठीक है, 3 जगह का है, 1 जगह का नहीं है, पर उसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये भाई अभी आपको क्या करना है कि सारा का सारा अभी, है ना, ये जितना हमने किया है ये आपको रोज अगले दिन रिवीजन करना है। तो आज का टास्क है आपका कि भाई रिवीजन करना है आपको विश्व धरोहर स्थलों का, रिवीजन करना है विश्व धरोहर स्थल की 2 चीजों का, ठीक है, धरोहर स्थल पीडीएफ से ही करना है, याद रखना है पीडीएफ से, ठीक है, कहां से, तो पीडीएफ से करना है। और 2 मेन चीज, साल कि कौन सी किस साल में हुई है, और स्थान कौन सा कौन से राज्य में है, ये है ना, तो 2 मेन चीज हैं जो आपको करनी है, 2 चीज है, साल और स्थान, ये दोनों चीजें आपको करनी है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। कल, हाँ कल छुट्टी है बेटा, कल क्लास नहीं होगी, मैंने आपको बता रखा है, तो वैसे कल क्लास नहीं है, तो आपकी अगली क्लास मंडे होगी, ठीक है। 3 दिन अच्छे से रिवीजन कर लो पूरी चीजों का, कल क्लास नहीं है, वेट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और इस बार मैंने वीकेंड पे भी नहीं रखी इसकी जगह, क्योंकि ये 3 दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है, यानी अभी 3 दिन, 2 दिन तो आपकी होती नहीं है क्लास, 3 दिन पीडीएफ से मैक्सिमम रिवीजन करना है आपको, जितना आप कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।